नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। 18 घंटे बिना रुके बिना थमे मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ एक पूरा गिरोह है जो लगातार मोदी जी के खिलाफ साजिशों में मुब्तला है। वह मोदी जी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विश्वव्यापी षड्यंत्र रच रहा है। आज कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी ही दुश्मनों की फौज खड़ी हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विदेश से साजिश हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी की जान को खतरा और बढ़ गया है? इन तमाम षड्यंत्रों और हमलों से बेखौफ मोदी जी का टेंपल रन जारी है। अयोध्या से उडुपी और उडुपी से गोवा तक पूरे देश में मोदी जी भज गोविंदम भज गोपालम वाला माहौल बनाए हुए हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते ऐसा लगा कि भारत सरकार के सारे मंत्रालय छुट्टी पर हैं। सिर्फ एक ही मंत्रालय ओवरटाइम कर रहा था, कर्मकांड मंत्रालय। दिल्ली गैस चैम्बर बनी है, बीएलओ काम के बोझ से मर रहे हैं, मगर 140 करोड़ के नेता, देश के सबसे व्यस्त पद पर विराजमान मोदी जी ऐसा धार्मिक पर्यटन पर निकले मानो पूरी धरती ही नाप देंगे। सबसे पहले मोदी जी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने पहुंचे। वहां सप्तऋषि से लेकर शेषावतार और माता अन्नपूर्णा के दर्शन किए। पंडित जी बोले सरकार प्रसाद लेकर जाइए। मोदी जी बोले आज नहीं पंडित जी, कई सारे मंदिर कवर करने हैं, टाइम कम है। वहां से आगे वो श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर वो कुरुक्षेत्र में मुगलों को गरियाते हुए नजर आए। हम सब जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीद होने से पहले क्या हुआ था। मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। लोग सोच रहे थे कि शायद अब विश्राम होगा, पर अचानक नोटिफिकेशन आया, मोदी जी उडुपी में। आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी कभी थकते नहीं। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? कर्नाटक के उडुपी में मोदी जी ने श्री कृष्ण मठ में पूजा अर्चना की और लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया। इतनी धार्मिक यात्राओं को देखकर यही लगा कि भगवान भले ही हर जगह न मिले, मगर मोदी जी हर उस जगह पर मिल जाएंगे जहां भगवान हो सकते हैं। तो क्या ये संकेत है? क्या ये कोई दैवीय मिलन है या फिर कोई ब्रह्मांडीय चमत्कार? मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। अंततः यह कंफ्यूजन भी दूर हुआ। मोदी जी के दैवीय होने पर उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर में ठप्पा लगा दिया गया। मठ के जगतगुरु श्री श्री सुगुनेन्द्र तीर्थ स्वामी जी बोले, शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। आज हम कहते हैं मोदी रक्षति रक्षितः। शास्त्रे धर्मो रक्षति रक्षितः इति घोषणं कृतम्। अस्माभिः मोदी रक्षति रक्षितः। मोदी रक्षति रक्षितः। बात इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब मोदी ही धर्म है और धर्म ही मोदी है। मोदी जी के इस अभियान का अंतिम चरण गोवा में संपन्न हुआ। वहां उन्होंने भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में ये अनावरण किया है और इसकी खास बात यह है कि ये सबसे ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची है ये कांस्य प्रतिमा। मोदी जी के देश का बाप बनने से लेकर भगवान बनने तक के इस स्वर्णिम सफर का इतिहास जब अगली पीढ़ी पढ़ेगी तो कहेगी भगवान का शुक्र है कि हम थोड़ा देर से पैदा हुए। इस पूरे दैवीय उपक्रम पर गिद्ध दृष्टि वाले दरबारी चैनलों का नैरेटिव और मोदी जी की गतिविधियों का मिलान करने पर दो बातें उभर कर सामने आती हैं। या तो मोदी जी तमाम साजिशों के धुएं का छल्ला बनाकर बेफिक्री से उड़ाए जा रहे हैं और मंदिर मंदिर होम कर रहे हैं। दूसरी संभावना ये है कि ये एंकर और एंकराएं एक फर्जी नैरेटिव गढ़कर एक बार फिर से आपको भटकाने में लगे हुए हैं। दूसरी वाली बात में ज्यादा सच्चाई लगती है। देश में पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन की सनातन समस्याओं के साथ इन दिनों दिल्ली में गंभीर रूप ले चुकी जहरीली हवा का मसला उफान पर है। यह बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और सरकार से लेकर सीजेआई तक के फेफड़े को बर्बाद कर रहा है। नए वाले सीजेआई सूर्यकांत जी का तो स्वास्थ्य ही खराब हो गया एक दिन की वॉक में। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की संभावना पर विचार किया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जब वह 1 घंटे की वॉक पर गए थे तो उन्हें तबीयत ठीक नहीं लगी। लेकिन क्या मजाल की 3 इंजन वाली सरकार का कोई नुमाइंदा अपनी या अपने विभाग की जवाबदेही पर बात कर रहा हो।
बात कर रहा है आईटी सेल और फर्जीवाड़े का मुखिया अमित मालवीय। सर्दियों में दिल्ली का AQI निसंदेह चिंता का एक विषय है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इस साल हवा की गुणवत्ता पिछले 10 सालों की तुलना में काफी बेहतर रही है। इसका मुख्य कारण केंद्र का निर्णायक हस्तक्षेप, जिसके बाद उत्तर भारत में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई। 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का अंत हो जाएगा। उसके बाद भारत को उन अर्बन नक्सलियों की सफाई पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा जो एक्टिविज्म के पीछे छिपकर देश को अंदर से तोड़ते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इसने बात शुरू की थी दिल्ली के प्रदूषण से और बात खत्म की नक्सलवाद पर। यही हाल इस पूरी सरकार का है। एक गैर जरूरी मुद्दे से दूसरे गैर जरूरी मुद्दे के बीच उछल कूद करके लोगों को भटकाना और कंफ्यूज रखना। मसलन SIR के तहत अनपेक्षित कामकाज के दबाव से अलग अलग राज्यों में हो रही BLO की मौतों को ही ले लीजिए। 25 BLO की मौत को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी 9 BLO की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी 4 BLO की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें और राजस्थान की तो यहां पर भी 3 BLO की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु और केरल में भी 3 BLO की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब जरूरी मुद्दों से नजरें फेरकर भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ऐसे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसे आप जादूगर PC सरकार के पिटारे से निकाला गया नया शगुफा कह सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पात्रा ने बताया कि साल 2014 से ही कांग्रेस पार्टी और वामपंथी विदेशी ताकतों की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के अपमान का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े। ये सारे लोग मोदी के खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह इस बार संबित पात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के नए फीचर को बताया है। X का यह फीचर जो अबाउट दिस कैटेगरी में आता है, वह बताता है कि कोई अकाउंट संभावित रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र या देश से संचालित हो रहा है। इस फीचर के हवाले से पात्रा ने बताया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, महाराष्ट्र कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस, ऑल्ट न्यूज और उसके सह संस्थापक एवं संपादक प्रतीक सिन्हा, द कारवान समेत अन्य लेफ्ट लोगों के अकाउंट अमेरिका, आयरलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। प्रतीक सिन्हा है, इन्फ्लुएंसर है, इनका अकाउंट बेस्ड इन मलेशिया है। ऑल्ट न्यूज @capital ALT capital N small EWS, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। द कैरावन इंडिया वो तो उनका एड्रेस है मगर अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। पूरे हफ्ते यही राष्ट्रीय विमर्श रहा। पहले भाजपा ने इसे गढ़ा, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद उसके पालतू दरबारी चैनलों ने उस पर प्राइम टाइम शो किया। हम इसे क्रोनोलॉजी में समझते हैं। पात्रा की तथाकथित राष्ट्रहित वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने भी पलटवार किया। उन्होंने उसी X फीचर के हवाले से यह जानकारी निकालकर बीजेपी से सवाल किया कि बीजेपी गुजरात, स्टार्टअप इंडिया, DD न्यूज, अडानी ग्रुप समेत मोदी के समर्थकों का अकाउंट आयरलैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और जर्मनी से चल रहे हैं। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? DD न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ DP पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है।
साथ ही श्रीनेत ने एक्स के आधिकारिक बयान के आधार पर यह भी बताया कि अकाउंट जिस देश या क्षेत्र में स्थित है वह हाल की यात्रा या अस्थायी स्थानांतरण से प्रभावित हो सकता है। यह डेटा सटीक नहीं हो सकता और समय समय पर इसमें बदलाव हो सकता है। अब आपको मैं आधिकारिक स्टेटमेंट जो एक्स का है उसको भी पढ़ के सुना देती हूँ। द कंट्री और रीजन दैट एन अकाउंट इज बेस्ड कैन बी impacted by recent travel or temporary relocation. This data may not be accurate and can change periodically. तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। इस विवाद के मद्देनजर थोड़ी सी रिसर्च हमने भी की और हाथ के हाथ पात्रा के राष्ट्रहित वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का फर्जीवाड़ा समझ आ गया। उदाहरण के लिए हमने न्यूज लॉन्ड्री के एक्स हैंडल का लोकेशन चेक किया। वहां हमें एक नोटिस मिला कि आपका अकाउंट जिस देश या क्षेत्र में स्थित है वह हाल की यात्रा या अस्थायी स्थानांतरण आदि से प्रभावित हो सकता है। यानी यह जानकारी पूर्णतः सही नहीं हो सकती और इसमें बदलाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए बताया कि वो डाटा प्राइवेसी और अन्य सुरक्षा कारणों से वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके कारण भी लोकेशन अलग अलग दिखता है। वीपीएन उन कई उपकरणों में से एक है जिनका उपयोग मैं अपनी डिजिटल हाइजीन के लिए करता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे लोग निजता की सुरक्षा के लिए ब्राउजर और ट्रैकर ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। निगरानी करने वाली ताकतों का आधार लगातार मिलने वाला डाटा है और वीपीएन जैसे उपकरण इस निगरानी को थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन ये सारे तर्क और तथ्य वहां मायने रखते हैं जहां असलियत में कोई मुद्दा हो, कोई वास्तविक जवाबदेही हो और लोगों की चिंता वाजिब हो। यहाँ तो सिरे से ही डिजाइन के तहत एक फर्जी मुद्दा खड़ा किया जाता है ताकि असली मुद्दों से जनता भटकी रहे। इस बेसिर पैर की बहस को बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने और आगे बढ़ाया। उनके मुताबिक वीपीएन का इस्तेमाल तस्कर, गुंडे, मवाली और आतंकवादी करते हैं। कांग्रेस पार्टी वीपीएन का उपयोग सोशल मीडिया चलाती है। क्या आपको पता है कि वीपीएन तस्कर, गुंडे, मवाली, आतंकवादी, नक्सलवादी करते हैं? क्या कांग्रेसी वही लगे हाथ हुड़कचुल्लुओं के मुखिया और दरबारी एंकरों के सिरमौर डीडी न्यूज के सुधीर चौधरी ने भी इस कीचड़ में स्नान किया। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि भारत में रहते हुए वीपीएन का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। क्या कोई आईटी एक्सपर्ट ये समझा सकता है? भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को जहां पर चीन या तुर्की की तरह कोई प्रतिबंध या फायरवॉल नहीं है, वहां वीपीएन का उपयोग क्यों करना चाहिए? किसी विदेशी सर्वर के पीछे क्यों छिपना चाहिए? इसके बाद ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने भी अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी इंटरनेशनल स्कूल, डीडी न्यूज, आज तक और स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट का लोकेशन विदेश में दिखा दिया। हेलो, चिप एक्सपर्ट सुधीर चौधरी जी, अपना फोन उठाइए और अपने मालिक डीडी को या फिर अपने पुराने मालिक अरुण पुरी को या फिर स्टार्टअप इंडिया के साथ अडानी समूह को भी कॉल करके पूछिए कि वो लोग क्यों विदेशी सर्वर के पीछे छिप रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने एक अन्य ट्वीट में निशिकांत दुबे को टैग करते हुए लिखा, क्या आपको पता है कि वीपीएन तस्कर, गुंडे, मवाली, आतंकवादी, नक्सलवादी करते हैं? अब तक तो यह सारी बकलोली एक्स पर चल रही थी, फिर शाम हो गई। बारी आई हुड़कचुल्लू दरबारियों की। प्राइम टाइम की महफिल सजी। इन्हीं को खाद पानी देने के लिए तो संबित पात्रा ने वह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चूंकि बात का सिरा बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अडानी समूह तक पहुंचने लगा था, इसलिए मजबूरी नमक का कर्ज चुकाने की भी थी। जिन्होंने अब तक दिल्ली की जहरीली हवा को खबर लायक नहीं समझा, जिनके मर चुके जमीर को आए दिन हो रही बीएलओ की मौतें तक जिंदा नहीं कर पा रही, वो मोदी हित के मुद्दे पर झुंड बनाकर भाजपा के पक्ष में कूद पड़े। क्या भारत में सक्रिय बड़े बड़े एक्स हैंडल विदेश से ऑपरेट हो रहे हैं? क्या वाकई में कांग्रेस विदेशी ताकतों के सहारे गलत नैरेटिव गढ़ रही है? क्या मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया टूलकिट का इस्तेमाल हो रहा है? कांग्रेस और लेफ्ट का एक बड़ा इकोसिस्टम मोदी सरकार और उससे भी बड़ा देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है। विदेशों से ऑपरेट किए जाने वाले एक्स हैंडल से झूठ का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज यूएस बेस्ड है। द कारवा इंडिया का अकाउंट अमेरिका से जुड़ा है। निधि सिंह राठौर का अकाउंट वेस्ट एशिया बेस्ड है और कुछ अकाउंट पाकिस्तान और बांग्लादेश में। कुछ विदेशी सर्वर्स के पीछे छिपकर काम कर रहे थे और कुछ खास प्रकार के अकाउंट्स तो ऐसे हैं जिनमें भारत के ही लोगों के नाम और पहचान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये वही अकाउंट्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना से सवाल करते हैं, चुनावों में चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं और विपक्षी पार्टियों की तारीफ करते हैं। डीडी न्यूज के मौका परस्त तिहाड़ शिरोमणि सुधीर चौधरी ने अपना पूरा शो इसी के इर्द गिर्द कर दिया। बकौल सुधीर, एक्स द्वारा हैंडल को दूसरे देशों या क्षेत्रों से संचालित होना सिर्फ भारत विरोधी ही नहीं बल्कि हिंदू विरोधी भी है। इस फीचर के आने से बड़ी संख्या में ऐसे अकाउंट्स एक्सपोज हो गए हैं जो भारत विरोधी हैं,
हिंदू विरोधी हैं और कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा का खुलकर प्रचार करते हैं। अपनी पाठशाला में हर रोज किसी पंडे पुजारी की तरह मोदी चालीसा पढ़ने वाले टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर सुशांत सिन्हा ने इसे नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की एक और साजिश बताते हुए उनकी जान को खतरे वाला एंगल भी डाल दिया। क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विदेश से साजिश हो रही? क्या नरेंद्र मोदी की जान को खतरा और बढ़ गया? ये बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप देखिए, मोदी कह रहे हैं कि शिप से लेकर फाइटर जेट तक सब भारत में बनेगा। तो भाई, विदेशी आर्म्स लॉबी की दुकान खतरे में, वो कह रहे हैं हम क्या करें, फिर हम संतरा बेचें। इतनी भारी भरकम चापलूसी की क्या कीमत मिलती होगी? हमने कई बार इस शो में कहा है कि देश के खबरिया चैनलों के एंकरों द्वारा प्राइम टाइम शो में जो रटी रटाई पटकथा सुनाई जाती है वो रायसीना पहाड़ी से व्हाट्सएप फॉरवर्ड के रूप में आती है। देखिए, यह जो वोट चोरी का नैरेटिव सेट किया गया हिंदुस्तान में, उसके विषय में डिटेल में जाऊंगा। दूसरा नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई, एक तरह से दुर्बल दिखाने की, वीक दिखाने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी पाकिस्तानी हैंडल, बांग्लादेश के हैंडल, वेस्ट एशिया के हैंडल, यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे कुछ कांग्रेसी और उनके शुभचिंतक, इस प्रकार का एक माहौल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया। और तीसरा विषय संघ परिवार और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के ऊपर हमला करने का जो नैरेटिव है, यह नैरेटिव भी विदेश से किस प्रकार संचालित हुआ। लगे हाथ आप इस मुद्दे पर सुधीर चौधरी की बात भी सुन लीजिए। इस नए फीचर से यह साफ दिखता है कि कैसे विदेशी ताकतें वोट चोरी, ऑपरेशन सिंदूर और मणिपुर जैसे मुद्दों पर एक नकली माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। और इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। ये इनमें कॉमन बात है। और साथ में पाठशाला के मास्टर सुशांत सिन्हा की ये बात भी सुन लीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के आदेश पर 3 प्रमुख नैरेटिव सेट किए गए। पहला वोट चोरी, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश, और तीसरा है संघ और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक। बात एकदम साफ है, सरकार ने बाकायदा एक तंत्र स्थापित कर लिया है जहां बेमतलब के मुद्दों को हवा दी जाती है। खबरिया चैनल वाले उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। पिछले हफ्ते एएनआई ने सरकारी चापलूसी की सारी सीमा ही तोड़ दी। उसने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर चुनाव आयोग की बची खुची इज्जत को बचाने का प्रयास किया। एएनआई ने एक ट्वीट के जरिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया। एएनआई एक डॉक्यूमेंट 4 महीना पहले भी जारी कर चुका है। भाजपा समर्थित प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसी पुराने सर्कुलर को फिर से शेयर कर रही है। 2 अगस्त 2025 चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक 2 गुना कर दिया है। बीएलओ सुपरवाइजरों का भी पारिश्रमिक बढ़ाया है। चुनाव आयोग ने ईआरओ और एईआरओ को भी मानदेय देने का फैसला किया है। 29 नवंबर 2025 चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। बीएलओ सुपरवाइजर के पारिश्रमिक को भी 12,000 रुपए और 18,000 रुपए तक बढ़ाया है। आपने दोनों दस्तावेज देख लिए, क्या दोनों आपको अलग अलग लगे? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देश की सबसे बड़ी वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई को ये दोनों अलग अलग लगते हैं, या फिर वो जनता को उस दर्जे का समझती है और उसे भरोसा है कि इस जनता को तो आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए उसने एक ही डॉक्यूमेंट 4 महीने के अंतराल पर 2 बार शेयर कर दिए। मूलतः यह डॉक्यूमेंट बिहार के एसआईआर के दौरान जारी हुआ था। एएनआई जिनको बनाने की कोशिश कर रहा है, उस जनता के बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र में माई बाप होती है, लेकिन चुनाव आयोग के हिसाब से बूथ लेवल ऑफिसर्स न तो जनता की श्रेणी में आते हैं और न ही इंसानों की। बीएलओ तो बस एसआईआर की डेडलाइन पूरा करने वाली मशीन है। जितना घिस सकते हो घिसो, एक खराब होगी तो दूसरी मशीन आ जाएगी। सरकार के पास इंसानियत की भले ही कमी हो, लेकिन बजट उसके पास भरपूर है। इसी सोच का नतीजा है 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 7 राज्यों में लगभग 25 बीएलओज अपनी जान गंवा चुके हैं। कहीं काम के असहनीय बोझ ने मारा, कहीं सस्पेंशन के डर ने, और कहीं दिल ने दबाव में धड़कना बंद कर दिया। यह मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, जिन्होंने थोड़ी आनाकानी की उनके खिलाफ एफआईआर का हंटर भी चलाया जा रहा है, या फिर वो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं। नोएडा में अब तक 60 से अधिक बीएलओ और 7 पर्यवेक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि बहराइच में 2 बीएलओ को निलंबित तक कर दिया गया है। इस तमाम उछाड़ पछाड़ के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, चुनाव आयोग का अफलातूनी फैसला। अफरा तफरी के माहौल में बिना वास्तविक स्थितियों का आकलन किए हड़बड़ाहट के साथ देश के 12 राज्यों में 1 महीने के भीतर एसआईआर पूरा करने का तुगलकी फरमान सुना दिया गया। यह कवायद कितनी बड़ी है उसे कुछ आंकड़ों से समझिए। जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है उसमें लगभग 51 करोड़ वोटर हैं
और बीएलओज की संख्या महज 5.3 लाख, यानी एक बीएलओ पर 960 मतदाता आते हैं। अगर एक घर में 4 मतदाता भी माने तो एक बीएलओ को 240 घर कवर करने होंगे और चुनाव आयोग कहता है कि सब कुछ 30 दिन में कर दो, यानी 8 घर हर रोज। अगर एक बीएलओ को अपने सभी 960 मतदाताओं के फॉर्म भरने हों तो रोज लगभग 32 फॉर्म भरने होंगे। एक फॉर्म पूरी तरह से भरकर अपलोड करने में न्यूनतम 30 से 40 मिनट लगते हैं। अगर हम 30 मिनट भी माने तो एक दिन में 32 फॉर्म भरने के लिए कम से कम 16 घंटे लगातार चाहिए होंगे, बिना किसी ब्रेक के। इस बेइंतहा दबाव का नतीजा है काम के तनाव से और आत्महत्याओं के कारण आए दिन हो रही मौतें। मध्य प्रदेश में अब तक 9 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 4, गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल में 4, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 1 और केरल में भी 1 बीएलओ की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद चुनाव आयोग अपनी चाल बदलने के मूड में नहीं है। उल्टा बीएलओज पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में दर्ज की गई अलग अलग एफआईआर में 60 से ज्यादा कर्मचारियों को नामजद किया गया है। इनमें बीएलओ, सहायक और सुपरवाइजर शामिल हैं। गाजियाबाद में भी बीएलओ ड्यूटी में लगे 21 कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने एफआईआर कराई है। इसमें 6 शिक्षक भी शामिल हैं। सभी बीएलओस को हमने फील्ड में एक्टिव रहकर घर घर जाकर और ईए फॉर्म कलेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। कुछ बीएलओस द्वारा उसमें लापरवाही की गई। ऐसे 21 बीएलओस पे हमने अभी आरपी एक्ट में धारा 32 में एफआईआर भी कराई है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में बीएलओ ड्यूटी पर लगी एक टीचर ने बताया कि फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण वो अस्पताल में भर्ती थी। इसके बावजूद उन्हें मेडिकल लीव नहीं दी गई। डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट सर्जरी कराने के लिए कहा है। शिक्षिका के मुताबिक उन्होंने एसडीएम और अन्य अधिकारियों को मैसेज दिया, फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनसे कहा कि मेडिकल लीव तभी मिलेगी जब उनकी जगह कोई दूसरा टीचर मिल जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी सुपरवाइजर उनके ऊपर काम करने का दबाव डालता रहा। और इस सब के बीच हमारे देश का गोदी मीडिया हमेशा की तरह बेसुरी सरकारी पिपीहिरी बजाने में लगा हुआ है। रिपब्लिक भारत के इस हुड़कचुल्लू एंकर को ही सुनिए। इतनी बड़ी संख्या में बीएलओस की मौत पर चुनाव आयोग से सवाल करने की बजाय ये विपक्ष को गरियाने में लगा हुआ है। इतनी मौतों के बाद भी इसे कुछ अमानवीय या प्रक्रिया में सुधार की जरूरत नहीं लग रही। विपक्ष ने ऐसा कर दिया कि जैसे बीएलओ को माउंट एवरेस्ट चढ़ने को बोल दिया सरकार ने, बीएलओ को बोल दिया कि किलिमंजारो चढ़ जाओ। जैसे सरकार ने सच में बोला भैया ये सब बीएलओ हैं, ये सब बिना ऑक्सीजन मास्क के चांद पे जाएंगे। क्या इनह्यूमन हो रहा है मुझे बताइए। आई वांट टू नो। इस शो के दौरान पूरी ढिठाई और बेशर्मी से यह सरकार का बचाव कर रहा था। उसने बीएलओस की मौत का जिक्र तब किया जब सपा नेता ने उसे आईना दिखाया। और जिक्र भी कैसे किया, ऐसा लगा कोई मौत के आंकड़े नहीं बल्कि ब्लैक फ्राइडे सेल का बखान कर रहा हो, बिना किसी संवेदना, शर्म या ठहराव के। अनुराग भदौरिया ऐसा कह रहा है, मैं जानता हूं 22 दिन 7 राज्य 25 बीएलओ की मौत हुई है। मुझे पता है मध्य प्रदेश में 9, यूपी में 4, गुजरात में 4, बंगाल में 3, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 1, केरल में 1। ये रियलिटी है। लगे हाथ दरबारी मीडिया की एक और एंकरा को भी सुन लीजिए। चुनाव आयोग के सिस्टम पर सवाल उठाना तो दूर, मैडम ने सीधे यूपी वालों के इम्यून सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यूपी के बीएलओ का इम्यून सिस्टम बिहार के बीएलओ से कमजोर है? क्या यूपी के बीएलओ की कार्यक्षमता राजस्थान के बीएलओ से बहुत कम है? हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी एसआईआर खत्म होने से सिर्फ 4 दिन पहले चुनाव आयोग ने अंतिम तारीख को 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर करने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त बीएलओ की स्थिति और काम के दबाव को लेकर उसने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें, इस हफ्ते की रिपोर्ट द मूक नायक से है। यह उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव की दलित लड़की से हुए गैंगरेप और मर्डर का मामला है। पीड़िता के पिता ने अब आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमारी लड़की का अपहरण करके हत्या करके अपने ही आश्रम में गाड़ दिया था सपा मंत्री के बेटों ने। तब से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे पहले भटकते थे वैसे आज भी भटक रहे हैं। कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी इतना पैसा बट रहा था कि हम लोग देख देख के रोने लगते थे कि मेरी लड़की भी चली गई और न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हम लोग क्या करें? इधर उधर से दबाव बनाया जा रहा है कि केस सुलह हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम जान से मार देंगे। इनकी मौत मरने से अच्छा है कि मैं अपनी मौत एसपी ऑफिस में मर जाऊंगा जाकर के, अगर मेरी सुरक्षा सही तरीके से नहीं करी गई तो। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी,
लेकिन जाने से पहले एक अंतिम बात, विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता ही लोकतंत्र के ताकतवर होने की गारंटी है। न्यूज़ लॉन्ड्री में हमारा प्रयास एक ऐसा मंच बनाने की है जो किसी भी तरह के सरकारी या फिर कॉरपोरेट विज्ञापन से मुक्त हो। पत्रकारिता जब विज्ञापन से मुक्त होगी तब जनहित की बात करेगी। आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम जनहित की पत्रकारिता करते रहें। नमस्कार।